ये दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह के बारे में। फिर हम आपको भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बताएंगे और उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ एक बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में, उसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे यहाँ चेन्नई में एक बंदरगाह है, उसका नाम है आपको चेन्नई ही है, चेन्नई में। और ये एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। दोस्तों आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, जो तस्वीर इसके बाद आपको दिखाया जा रहा है, यह एक कृत्रिम और प्राकृतिक बंदरगाह है। आपको चेन्नई और विशाखापट्टनम के बंदरगाह आपको चित्र में दिखाए गए हैं। तो सर देखिए, होता क्या है कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह। यह समुद्र तट है, यह समुद्र तट है और यहाँ बहुत सारे जलमग्न क्षेत्र हैं। जलमग्न क्षेत्र कहने का मतलब जल में डूबा हुआ क्षेत्र। अब इसमें से व्यापार करने के लिए बहुत सारे जहाज रोज दिन भर चलते रहते हैं। अब हुआ क्या कि अगर हम यहाँ पे एक इस तरह की संरचना बना दे, इस तरह की संरचना बना दे इन तटों के किनारे, और इस संरचना पे इस तरह की संरचना अगर बना दिया जाए तो ऐसा संरचना ही पोर्ट कहलाता है। इसका महत्व क्या है, देखिए यहाँ पे आया, समुद्र से एक जहाज आया और इस जगह पे आके लग गया। यहाँ पे आया और ये जहाज यहाँ आके लग गया। इस जगह से चला कोई जहाज, यहाँ आके बस गया नहीं सॉरी, यहाँ आके इसको रखा गया। यह चेन्नई का एक कृत्रिम बंदरगाह है जहाँ पे इस तरह की एक आकृति को निर्माण किया गया, जहाँ एक विभिन्न भागों में स्थलाकृति को बांटा गया और वहाँ पे एक पक्का मकान, ये पक्का सरफेस बना के रखा गया। इसी सरफेस पे आपको देश के विभिन्न कोनों से सामान ला के रखे जाते हैं बॉक्स में, और एक लाइनिंग करके इसको समुद्र के किनारे इस तरह रखा जाता है ताकि जहाज इस तरह आके यहाँ पे फंस जाए और इसके अंदर रहे। तो ये एक पार्ट जो है यहाँ तक जलमग्न रहता है तटीय भागों में। अब जहाज यहाँ पे रुका हुआ है, जहाज से सामान या तो लोड होता है या अनलोड होता है इस तरह से। तो ये पोर्ट कहलाता है, जहाँ पे आप सामान रखने के लिए एक स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, एक सरफेस का निर्माण करते हैं, एक प्लेस का निर्माण करते हैं जो समुद्र के किनारे होता है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। और इस व्यापार के उद्देश्य से वस्तुओं या सामानों को पैक करके जहाज के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। तो अंतिम छोर पे जहाँ जहाज पे लोडिंग और अनलोडिंग होता है, उस छोर को बोलते हैं डॉकयार्ड। और इस जगह जहाँ जहाज को रोका जाता है वहाँ बोलते हैं पोर्ट, बंदरगाह। तो यार्ड रेलवे जैसे शब्दों में, बस में, जो कि मैं रेलवे में काम करता हूँ तो वहाँ पर ये वर्ड यार्ड बहुत बार प्रयुक्त होता है। क्योंकि यार्ड एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे मिनिमम 10 से 20 लाइनें बनाई जाती है। 10 से 20 लाइनें बनाई जाती हैं। ये रेलवे पटरी है और यहीं पे कोई ख़राब डब्बा हो गया, कोई ख़राब इंजन हो गया तो उसको यहाँ पे आके रखा जाता है, उसको यहाँ पे लाके रखा जाता है। इस तरह से। तो आपने मुगल सराय और बरौनी, अगर कोई बिहार के हैं या फिर साउथ में है तो सिकंदराबाद में, या फिर नॉर्थ में है तो दिल्ली में, आपने देखा होगा इस तरह की यार्ड रेलवे में। तो यही काम आप बंदरगाह समुद्र के तट पे अगर होने लगे, यार्ड बना के वस्तुओं को जमा करके रखा जाने लगे और यहाँ पे जहाज़ों के ठहरने का और जाने का एक स्थान बना दिया जाए जहाँ एक एक करके जहाज लाइन में आके लगते हैं, जैसे यहाँ पे, इसी तरह यहाँ पे सेम। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आपको सारे के सारे जहाज को एक जगह रखना है और यहाँ पे वस्तुओं की लोडिंग और अनलोडिंग होनी है। तो ये तो आपको कृत्रिम बंदरगाह थे जो हमने चेन्नई में बनाया।
प्राकृतिक बंदरगाह में क्या होता है सर कि ज्वार भाटा के केस के कारण, ज्वार भाटा होता है समुद्र में चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र के जल का ऊपर आकर सरफेस पे गिरना और पुनः वापस चला जाना। तो ऊपर आके गिरने को बोलते हैं ज्वार, नीचे गिरने को बोलते हैं भाटा। बहुत जल्दी ये टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा, यंत्र बहुत जल्दी आपको अफवाह तंत्र के बाद ये भी पढ़ा दिया जाएगा। तो अब प्राकृतिक बंदरगाह में क्या होता है सर कि जैसे कि ये आपको एक क्षेत्र है, इतना दूर पानी आ गया, ये भारत का नक्शा समझ लो है, मतलब हम इसको एक डिटेल से बता रहे हैं, ये मत समझना कि इतना दूर आ गया, मतलब एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इतना दूर पानी आ तो गया ज्वार के कारण, लेकिन ये वापस नहीं गया, यहीं पे एक फंस गया। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर आया और मान लीजिए यहाँ आया और ये सरफेस उठा हुआ है, ये सरफेस इतना ऊंचा है कि इस पानी को रोके रख लिया, तो ये पानी यहाँ रोके रखने के कारण यहाँ पे एक जलीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इसी जलीय क्षेत्र को यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, तो यहाँ पे समुद्र का पानी अभी तक लगा हुआ है। तो अब इस जहाँ जहाँ आपने छेद किया है, जहाँ जहाँ काटा है, क्या इस जगह से जहाज, इस जगह से जहाज अंदर घुसेंगे और यहाँ पे फिर आप सामान रखने के लिए बना दो यार्ड। यही आपको प्राकृतिक बंदरगाह है, जहाँ पे जल के लिए आपको अपना कुछ नहीं करना पड़ा। ये समुद्री क्रियाओं यार्ड और भाटा के कारण जल आके रुके और यहीं पे आके फंसे रह गए और यहीं पे व्यापार के लिए एक यार्ड बना दो, तो वो हो गया आपको प्राकृतिक बंदरगाह। तो चलिए सर अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। इम्पोर्टेंट से लेके सभी बता देंगे, लेकिन याद वही रखिएगा जिसको हम इम्पोर्टेंट बोलेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हमने बोर्ड पे भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखे हैं जो कि पूर्वी छोर पर स्थित है। पूर्वी छोर कहने का मतलब बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी BOB, यहाँ पे आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी है। भारत के कुल 7,516 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में, जो कि इस पूरब और पश्चिम में है, ये पूरब और ये पश्चिम में है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में है। इसमें कुल आपको केवल और केवल 12 बड़े और 200 छोटे छोटे बंदरगाह बनाए गए हैं। 12 बड़े में भी कुछ प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम है, जैसे कि चेन्नई कृत्रिम है, विशाखापट्टनम प्राकृतिक है। 200 छोटे बंदरगाह भारत में है। तो आपको केवल और केवल 12 जो बड़े हैं वो पूछता है और उसके अलावा 1-2 छोटे छोटे पूछता है। तो आपको हम वह बंदरगाह भी डिटेल से बता देते हैं। तो चलिए पहला बंदरगाह है आपको इधर पूर्वी छोर पे पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया। तो हल्दिया बस पश्चिम बंगाल में है, इतना याद रखिएगा। हल्दिया इलाहाबाद से हल्दिया आपको गंगा नदी पे एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है। गंगा नदी पे वो आपको राष्ट्रीय जलमार्ग जब नदी तंत्र पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो अभी हम बंदरगाह की चर्चा करते हैं। तो कोलकाता को अंग्रेज के समय से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक यूज किया जाने लगा और उस समय इसका नाम रखा गया था डायमंड हार्बर। सर हार्बर क्या होता है पता है? हार्बर क्यों रखा गया था? हार्बर एक ऐसा बंदरगाह या पोर्ट का समूह होता है, जैसे कि एक बंदरगाह, 2 बंदरगाह, 3 बंदरगाह, पोर्टों के एक बहुत बड़े बड़े समूह को जब एक साथ रख दिया जाए, जहां बहुत सारे सामान जैसे यहाँ पे मान लीजिए सेब की पेटी रखी है, यहाँ पे मान लीजिए सेब की पेटी है, यहाँ काजू, यहाँ गरम मसाला, ये सभी रखे हैं मान लीजिए। तो अब यहाँ से जहाज केवल आएगी, केवल काजू ले जाएगी, इस जगह पे जहाज आके ले जाएगी केवल सेब, इधर से केवल गरम मसाला। तो एक हार्बर पोर्ट का भी मिला जुला रूप हार्बर कहलाता है। चूँकि कोलकाता उस समय भारत की राजधानी थी जब अंग्रेज भारत पे शासन किया करते थे, तो इसलिए यहाँ इतना ज़्यादा विकसित पोर्ट होने के कारण इसको डायमंड हार्बर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? डायमंड हार्बर। तो आपको 1 नंबर में कोलकाता है, 2 नंबर में हल्दिया है। हम यहाँ नंबरिंग कर दे क्या? 1 में कोलकाता है, 2 में हल्दिया है। आपको कुछ नहीं याद रखना है, केवल और केवल कोलकाता
आपको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। अगला है सर, अगला है पारादीप और गोपालपुर, 3 और 4। बस इतना याद रखना है कि ये दोनों उड़ीसा में है। 3 में एक चीज़ फेमस क्या है कि पाराद्वीप से यानी उड़ीसा के इसी द्वीप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन तीनों जगह से मिलने वाले जो लोह होते हैं ना, लोह अयस्क, वह जापान को आयात किए जाते हैं। और वो आयात किया जाता है कहाँ से? पाराद्वीप से। तो आप बस इसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं तो केवल पाराद्वीप में ये है कि ये लोह अयस्क का आयात करता है, निर्यात करता है जापान को। कहाँ से निर्यात करता है? पाराद्वीप से। 4 नंबर में बस गोपालपुर उड़ीसा में है, इसके ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे गोपालपुर को आप नहीं भी याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हल्दिया और कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, इतना याद रखना है। अगला है दोस्तों विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, काकीनाडा और कृष्णापट्टनम, ये जो है आपको 5, 6, 7, ये तीनों आपको आंध्र प्रदेश में हैं। जिसमें बस ये दोनों नाम भी आपको पूछा जाए तो ठीक है। इतना नहीं भी याद करो, केवल और केवल विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में याद करना है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह है। गहरा बंदरगाह कहने का क्या मतलब है सर कि सर ये तटीय भूमि है और यहाँ समुंदर का पानी है। और इसी समुंदर के पानी में हमने क्या किया कि एक लेयर बना दिया और यहाँ पे जहाज आके रुकते हैं। तो चूंकि इसकी गहराई इतनी ज़्यादा होती है समतल सतह से, तो ये गहराई हर जगह से पश्चिम के मुकाबले पूर्वी छोर की गहराई ऐसे भी ज़्यादा होती है। आपको हमने बताया था जब गोंडवाना लैंड के चट्टान हिमालयी का निर्माण में पढ़ाया था कि ओंगारा लैंड से जब टकराए थे इस तरह से, तो चूंकि ऊपर का तो हिमालय निर्माण हुआ था, दक्कन का पठार पहले से निर्मित था और वो इस तरह से टिल्ड था। अब वो टकराने के बाद ऐसे हो गया और ये जो उठा हुआ पहाड़ी क्षेत्र था वो पश्चिम की ओर चला गया और पूर्वी क्षेत्र आपको गहरा हो गया इस तरह से। तो पूर्वी क्षेत्र नीचे आ गया, पश्चिमी क्षेत्र ऊपर आ गया और ये इस तरह से टकरा गया। तो कॉमन सा सेंस था कि ये जो क्षेत्र था ना भारत का, ये इस तरह का, ठीक है। यहाँ पर जब हिमालय टकराने के फलस्वरूप चूंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पठार थे, पश्चिमी घाट की तरफ ही भारत का भाग झुक गया। पूर्वी घाट की, चूंकि यहाँ पहाड़ी कम थे, पूर्वी घाट की तरफ झुक जाने के कारण यह भाग ऊपर उठ गया और यह भाग नीचे रह गया। और इसलिए नीचे रहने के कारण पूर्वी छोर गहरा रह गया। तो पूर्वी छोर गहरा तो है, लेकिन उसमें सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह है आपको विशाखापट्टनम। नंबर 5 की बात कर रहे हैं विशाखापट्टनम की, तो सबसे गहरा बंदरगाह आपको विशाखापट्टनम है। और इसके अलावा यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह होने के साथ साथ सबसे गहरा होने के अलावा सबसे सुंदर और सबसे सुव्यवस्थित यानी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया यह बंदरगाह है। इतने पॉइंट तो इसमें आ जाते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप स्टार मारना, VVI भी लिख देना कि एक पॉइंट है डॉल्फिन नोज। पूछता है कि कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज पर स्थित है।
यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत 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 बार आएंगे और उसमें आंसर आप मारोगे विशाखापट्टनम। आप क्यों विशाखापट्टनम मारोगे? तो सर आपने भारत का मैप देखा है, आप भारत के मैप को जब गौर करोगे, इस छोर को अभी भी गौर करो, अभी भी गौर करो, तो यह मैप इस तरह की आकृति से, यहाँ नोच की आकृति के, तो आपने डॉल्फिन को जब देखा होगा, जब आपने डॉल्फिन को देखा होगा, ये इस तरह के आकृति के डॉल्फिन होते हैं। यह डॉल्फिन का जो नाक होता है ना, इस तरह का नाक, ये इस तरह के, ये नाक भारत के एक छोर पे उस आकृति का दिखता है और वो जगह है विशाखापट्टनम। यहाँ स्पष्ट तौर से आपको डॉल्फिन का नोज दिख रहा होगा, डॉल्फिन का नोज दिख रहा होगा। और डॉल्फिन नोज पे एक बंदरगाह बनाया गया था, जो प्राकृतिक बंदरगाह है, वह बंदरगाह है विशाखापट्टनम। 6-7 बस आंध्र प्रदेश में है, नहीं पढ़ना है। 8 नंबर और 9 नंबर पढ़ना है। तो 8 नंबर एन्नोर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह में बोला जाता है कि यह भारत का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है, जिसके हर एक पोर्ट पे कंप्यूटराइज, हर एक बटन टिपो तो ये जहाज अंदर आएगा। मतलब टेक्निकली विकसित किया गया कृत्रिम बंदरगाह है, पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। कौन सा है ये बंदरगाह? है सर आपको एन्नोर। 8 नंबर हम लिख देते हैं यहाँ पे, तमिलनाडु में है एन्नोर, और चेन्नई से लेके तूतीकोरिन तक एन्नोर आपको पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। इसके अलावा यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नोर देश का पहला कंप्यूटराइज और प्राकृतिक बंदरगाह है, और यह चेन्नई से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दो बंदरगाहों के बीच की दूरी, आपको एन्नोर और चेन्नई बंदरगाह के बीच की दूरी मात्र 20 किलोमीटर है। चलिए, आपको अगर चेन्नई बंदरगाह की बात की जाए, चेन्नई, तो यह तमिलनाडु में है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है और सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो सबसे गहरा विशाखापट्टनम था, सबसे प्राचीन पूछा जाए तो आप मारोगे कितने नंबर में है चेन्नई? 9 नंबर में आप चेन्नई मारोगे। सबसे प्राचीन चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है और तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ से चेन्नई से और कोलेरू नागापट्टनम से आपको गरम मसाले देश के विभिन्न कोनों से विभिन्न देशों को सप्लाई किए जाते हैं। पुडुचेरी, कुलेरी, नागापट्टनम, ये तीनों बस आपको तमिलनाडु में है। पुडुचेरी तो केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि एक पतन भी है। कोलेरू तमिलनाडु में है, नागापट्टनम। एक बच गया तूतीकोरिन, एक बच गया तूतीकोरिन। तो इसमें आपको 8 हो गया, 9, 10, 11, 12 और ये 13वां नंबर पे है तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन में सर क्या होता है कि एनसीईआरटी के बुक में दिया है, एनसीईआरटी कक्षा 10 की आप किताब पढ़िएगा तो इसमें लिखा हुआ है, क्या हम जब देखे थे क्या था, समकालीन भारत 2 किताब का नाम है। इसमें तूतीकोरिन को बोला गया है कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। लेकिन जब आप गूगल कीजिएगा, और भारत सरकार की एक साइट है जो कि आपको बंदरगाह से रिलेटेड जानकारी देता है, और वह बंदरगाह है, आप जब गूगल कीजिएगा, गूगल में साइट डालिएगा क्या, www.vocport.gov.in। तो इसको बोला गया है कि यह एक निगमित पोर्ट है, और निगमित पोर्ट का मतलब प्राइवेट कंपनी को दिया गया पोर्ट है, और उस कंपनी का नाम है OV चिदम्बरनार, और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है जिसको इस कंपनी ने बनाया है। तो अब क्या है ये तो नहीं पता, हम जहाँ जहाँ पढ़े हैं, जहाँ जहाँ रिसर्च किए हैं, जितना हम जानते हैं वो हम बता दिए, क्योंकि ये हम गूगल करके भी देख चुके हैं और एनसीईआरटी के किताब को भी पढ़ चुके हैं। तो आप भी चाहो तो आप चेक कर सकते हैं। तो तूतीकोरिन बस तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित एक बंदरगाह है, जो प्राकृतिक तो एनसीईआरटी बोलता है, लेकिन भारत सरकार इसको कृत्रिम बोलती है।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के पूर्वी छोर पर स्थित बंदरगाहों के बारे में, पश्चिमी छोर पर स्थित बंदरगाहों के बारे में। पूर्वी छोर पर तो हमने आपको जितने भी प्रमुख बंदरगाह थे उसके बारे में सभी डिटेल आपको दे दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी छोर, जिसमें मुंबई में स्थित नान्हा सोभा, मुंबई, गोवा में स्थित मारवा गोवा, कांडला गुजरात, ये सभी आपको पढ़ने हैं। दोस्तों अगर पश्चिमी छोर की बात की जाए तो आपको बहुत सारे द्वीप हैं, छोटे छोटे, जैसे कि कोझाकोड है, और यहाँ पे मुंबई में भी बहुत छोटे छोटे हैं। यहाँ तो बहुत सारे भावनगर, ये वो इम्पोर्टेंट जो पूछता है एग्जाम में हम बस वो लिखे हैं। तो आपको ये और ये केरल में है, और ये दोनों मसालों के बिजनेस के लिए फेमस है। यहाँ से केरल के गरम मसाले, आपको पता होगा वास्को डी गामा जो भारत आया था, ये बंदरगाह है कालीकट, इसी से आया था। और यह तो बहुत फेमस है यह जगह, वास्को डी गामा नगर भी यहीं पे बसा हुआ है। तो केरल में कोचीन और कालीकट स्थित है। न्यू मंगलोर कर्नाटक में है, और यह कर्नाटक में नया बनाया गया सबसे आधुनिक बंदरगाह। एक है नान्हा सोबा, उसके बाद है न्यू मंगलोर। आधुनिक तंत्रों से सुसज्जित है, तो इसमें बस नाम रखना है कि कर्नाटक में है, ये सभी याद नहीं रखना है। मारवा गोवा गोवा में है, बस इतना याद रखना है। ये दो इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, मुंबई और नान्हा सोबा। तो नान्हा सोबा एक कृत्रिम बंदरगाह है, आप यहाँ लिखिएगा नान्हा सोबा, जिसका आजकल नाम बदल कर रख दिया है जवाहरलाल नेहरू। हम JN भी लिख देते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह का नाम रख दिया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और यह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, चूँकि कृत्रिम है। और यहाँ से बहुत बड़े स्तर पे बिजनेस होता है, पेट्रोलियम से लेके, क्योंकि मुंबई के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति यहीं रहते हैं, उनके बिजनेस यहीं से होते हैं, इसीलिए नान्हा सोभा सबसे बड़ा बंदरगाह बनाया गया है। सबसे बड़ा बंदरगाह याद रखिएगा, 3 पॉइंट बताएं, गहरा विशाखापट्टनम, पुराना चेन्नई, और सबसे बड़ा नान्हा सोभा। यह एक कृत्रिम है जो आधुनिक, सुसज्जित और व्यवस्थित है। मुंबई बंदरगाह जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसके रिप्लेसमेंट में नान्हा सोभा बनाया गया था। अब आते हैं दाहेज और कांडला पे। कांडला, दाहेज, पोरबंदर, यह तीनों गुजरात में स्थित है। दाहेज स्थित है, खंबात की खाड़ी है यहाँ पे, और यहाँ कच्छ की खाड़ी है। क्या है? कच्छ की खाड़ी डेल्टा, ये सभी आपको आने वाले चोंस, धार, ये सभी आने वाले चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल बस आपको समझ लेना है कि ये खंबात की खाड़ी है और ये कच्छ की खाड़ी है। चूँकि पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्म स्थान था, तो आपको बस इसीलिए एक पोरबंदर का नाम लिख दिए। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो ये कांडला और दाहेज है। आपको कांडला और दाहेज के बारे में बताया जाए तो सबसे पहले दाहेज देश का पहला रासायनिक बंदरगाह है। और रासायनिक बंदरगाह क्यों है? क्योंकि जितने भी केमिकल उत्पाद हैं, केमिकल प्रोडक्ट हैं, उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, रासायनिक का मतलब केमिकल बंदरगाह है, इसीलिए क्योंकि जितने भी केमिकल उत्पाद है, यानी कि केमिकल यानी रसायन से उत्पन्न, जैसे कि आपको तो दाहेज हमने बोला एक रासायनिक बंदरगाह है जहां रसायन से उत्पन्न उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लगाया जाता है और भारत से कहीं और, जैसे कि आपको मेडिकल में उत्पन्न जैसे दवाइयाँ हो गई, रासायनिक पदार्थ हो गए, ये सभी दाहेज बंदरगाह इसी पर्पज से बनाया ही गया था। और लास्ट आता है सर कांडला, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, बस इतना याद रखिएगा, ज्वारीय है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं ज्वार को? पता नहीं है, खोज लेना। ज्वारीय बंदरगाह, अरे हर वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, इसीलिए हम पता नहीं है तो क्या बोलेंगे, नहीं पता है। तो यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। हाँ, ज्वारीय क्या होता है जरा हम ये बोले कि सर
यह एक स्थलाकृति है, थोड़ा इसको नीचे कर दो, इस तरह की स्थलाकृति है सर, और इस तरह की स्थलाकृति में यहाँ पर समुद्र है। ठीक है, अगर ज्वारीय पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण समुद्र के जल ऊपर उठते हैं और दूर जाके गिरते हैं, इस अभिक्रिया या क्रिया को ज्वार बोलते हैं, और यही पानी वापस जाता है तो उसको भाटा बोलते हैं। इंग्लिश में पता नहीं है, और ज्वार और भाटा होता क्या है इसको डिटेल से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो इसको यहीं रहने दीजिए, हम यह ज्वार और भाटा वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल से बताएंगे। तो अब हुआ क्या सर कि ये जल यहाँ आके गिरा और इस सतह पर आके यहाँ फंस गया। क्योंकि ये भी उठा हुआ भाग है, ये भी उठा हुआ भाग है, हल्का उठा दो भाई, इसको भी हल्का उठा दो, ऐसे कर दो। तो ये जो पानी था समंदर में, जो पानी था, यह पानी जो है इस साइड तो आया लेकिन वापस नहीं जा पाया, और यही ज्वारीय जल जब यहाँ रह गया तो इस ज्वारीय जगह पे हमने एक बंदरगाह बना दिया, इसीलिए इसका नाम रखा ज्वारीय बंदरगाह, और वह बंदरगाह है हमारा गुजरात का कांडला। बस आपको बंदरगाह में इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। बंदरगाह का महत्व भारत में और भारत से दूसरे देशों में व्यापार से है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आपको अगर समुद्र से कहीं और करने हो तो आपको बंदरगाह की ज़रूरत होगी, और आपको विश्वास नहीं होगा कि दुनिया में भारत जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है वह 90% इन्हीं बंदरगाहों से करता है। 90%, 10% जैसे कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया या अफगानिस्तान हो गया, वह सड़क या रेल मार्ग से करता है। मात्र 10% सड़क, रेल और वायु तीनों मिला देंगे तो 10%, और समुद्र मिला देंगे 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो बंदरगाह में सर आपको केवल जगह, नाम और 2-4 की विशेषताएं याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो हमने आपको भारत के प्रादेशिक विभाजन यानी कि ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर वाइज हमने भारत को 6 भागों में बांटा, और 6 के 6 को आपको पूरे डिटेल से बताया, जिसमें मैंने पहला बताया हिमालय के बारे में, और हिमालय के प्रमुख दर्रे भी बताए, प्रमुख पर्वत शिखर भी बताए, और प्रमुख घाटियाँ भी बताई। इसके बाद हमने पढ़ाया दक्कन का पठार, यानी कि आपको भारत के पठार और पर्वत, पठार और पहाड़ी। ठीक है, तीसरा नंबर पे पढ़ाया उत्तर का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। चौथे पे मरुस्थल, 5वें पे तटीय मैदान, और 6ठे पे पढ़ाया मैंने अब द्वीप। और इस तटीय मैदान में मैंने वनस्पति, मरुस्थल से लेके बंदरगाह, आपको जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट से सब बता चुके हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर का सीरीज जब लाएंगे तो हम एक बार फिर से सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर बताएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, क्वेश्चन आंसर का सीरीज आपको साथ साथ मिलता रहेगा। हम आरआरबी, उसके बाद एसएससी, उसके बाद आपको बीएड, सीएचएस, इसके बाद पैरामेडिकल और इंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन बैंक हैं। इतने सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन बैंक के अलावा मेरे पास लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, क्राउन का ऑब्जेक्टिव, और भी एनसीईआरटी बेस पे एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे पास उपलब्ध है, जिसका एक सार हम 100 से 200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पे, जैसे कि ये 6 पॉइंट है आपको हिमालय से लेके तटीय मैदान, तो आपको मिनिमम 200 तो नहीं, मान लो मिनिमम 150 क्वेश्चन जरूर आपको इस पूरे 6 टॉपिक मिला के बताए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, और उसका सोर्स ये है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।